सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पेंटियम टेक में। भारत सरकार ने 3 से 4 महीने पहले एक कार्ड जारी किया था जिसका नाम है ई श्रम कार्ड। ये कार्ड देखने में बिल्कुल आधार कार्ड की तरह होता था, क्योंकि इसमें भी 12 डिजिट का आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता था जिसके जरिए आपकी पहचान होती थी। ये कार्ड को आए हुए मार्केट में 3 से 4 महीने हो गई और अभी तक न जाने कितने लोगों ने, मेरे ख्याल से 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक इस कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस चीज को कंप्लीट कर लेंगे। सो इस वीडियो में मैं आपको ये कार्ड के बारे में बताऊंगा कि ये कार्ड आपको बनवानी चाहिए या नहीं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कार्ड किसको बनानी चाहिए और किसको नहीं। अब ये कार्ड किसे बनाना चाहिए उसे आपको सबसे पहले जानना होगा। अनरजिस्टर्ड सेक्टर में आने वाले कोई भी, जैसे गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस पे अपने कहा है कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर के अंदर में जो भी आएगा उसको बनाना है। अब जैसे अनरजिस्टर्ड सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ठेला चला रहा है या फिर कोई रिक्शा चला रहा है या फिर अपना कोई स्टॉल लगा के अपने रोड के साइड में आपने देखा होगा स्टॉल लगा के बेच रहा है खाने का सामान, या फिर कोई छोटा सा दुकान है जो जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कभी ऑनलाइन उसने कभी गया ही नहीं, किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म पे उसने कभी अप्लाई किया ही नहीं है, तो उसको अनरजिस्टर्ड, यहाँ तक ये भी बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनी जैसे होती है, जो छोटी मोटी कंपनी होती है प्राइवेट, जिसके लास्ट में लिमिटेड नहीं होता, प्राइवेट। जैसे मान लीजिए कोई लोहा का दुकान है, उसने अपना नाम रखा है कि इंजीनियर वर्कर्स, बट लेकिन वो लिमिटेड नहीं है, तो वहां पर भी वो अनरजिस्टर्ड सेक्टर के अंदर में ही वो आएगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही वो जीएसटी भरता है, कुछ भी नहीं भरता है। मतलब उस फर्म के अंदर में अगर जो भी लेबर काम कर रही है वो अपना इस कार्ड को इजीली बनवा सकती है और उसका फायदा उठा सकती है। ये कार्ड किसे अप्लाई करना चाहिए और नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पर अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, जो ये वाली वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि हमारी जो सेक्टर है वो अनरजिस्टर्ड में है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर 155 लिस्ट दी गई है, 155 नाम की लिस्ट दी गई है कि आप इस चीज में अगर वर्क कर रहे हो या फिर इस काम से आप बिलोंग करते हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उसकी भी पीडीएफ मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर भी आप जाके उस पीडीएफ को देख सकते हैं, वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इसमें है या नहीं। मतलब आपका पर्सनल नाम नहीं रहेगा, आप जिस सेक्टर के अंदर में काम करते हो उस सेक्टर का नाम यहाँ पर है या नहीं। जैसे मान लो कि आप कहीं रिक्शा चलाते हो या फिर किसी ट्रक के ड्राइवर हो, बस के ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, या फिर मतलब किसी भी ऐसे सेक्टर जहां से मतलब कि कोई भी लिमिटेड नहीं है, कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उस सेक्टर में आप काम करते हो, तो आप उस लिस्ट में वहां पर अपना नाम देख के अपना अप्लाई कर सकते हो। और इसे अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 16 से लेके 59 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी ये आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि स्टूडेंट भी अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी उम्र जो है वो 16 से कम नहीं होनी चाहिए। हर वो व्यक्ति इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 16 से लेके 59 साल के बीच में है और उसके अलावा वो टैक्स पेयर नहीं करता हो। मतलब कि कोई इनकम टैक्स में कभी रिटर्न नहीं भरा हो या फिर अपना कभी टैक्स उसने सबमिट नहीं किया हो कि मतलब कि मेरा कोई फर्म है या फिर कुछ भी, तो वो इस कार्ड को अप्लाई कर सकता है और डेफिनेटली उसके अकाउंट में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ई श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में आप बना सकते हो, अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से बना सकते हो। सिंपल सा फंडा है जी, सब चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से बिना कहीं गए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और आपका बैंक डिटेल्स बस अपने साथ में रख लो और अपने मोबाइल को ऑन कर लो। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको उसे स्टेप फॉलो करना है, बस आपका ई श्रम कार्ड अप्लाई हो जाएगा और आपके फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ई श्रम कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान के। तो जिन भाई ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर में आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसके वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड के ऊपर में आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको उस मोबाइल नंबर डालना है जिनका आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी के लिए आप यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको ये दोनों को नो ही रहने देना है। नो करने के बाद आपको सेटअप सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करने के बाद आप इन दोनों को आप छोड़ देंगे एज इट इज जैसे ये है। उसके बाद आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर, जिसके भी आपको आधार कार्ड पे जिसका भी आपको ई श्रम कार्ड बनाना है उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो मुझे जिसका बनाना है उसका मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलता है। आप ओटीपी वाले को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट आपके पास होगा नहीं, तो वो आप फिंगरप्रिंट वाला काम नहीं करोगे। सीएससी सेंटर में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आप ओटीपी वाले को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को ये डिलीट करके आपको नया कैप्चा जो भी टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है उसे एज इट इज यहाँ पर लिखना है।
कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आप चेक करेंगे और उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड नंबर पे जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। सो जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करेंगे आपके पास एक डिटेल्स आ जाएगी जिसमें जिस बंदे का आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो, जिसका आपको ई श्रम कार्ड बनाना है, उसका सभी डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर फोटो भी आ जाता है, नाम है जैसे राजेंद्र सिंह और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगा, जेंडर, ये सभी चीज़ आपके टोटल यहाँ पर दिखने लगेगी कि मतलब आपने जो भी अपने आधार कार्ड में दिया था वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू तो एंटर अदर डिटेल्स के ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करने को बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। एक तो आपका जो है आधार कार्ड से जो लिंक है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आपका अटैचमेंट रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इमरजेंसी कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको शादीशुदा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको फादर नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपना कास्ट को सिलेक्ट करना है। कास्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो SC ST OBC जनरल जो भी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नॉमिनी डिटेल्स के अंदर में अगर आपको किसी को नॉमिनी में डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, उसे आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से अपडेट करें। तो सबसे पहले हम इसे फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। सो अब हमने सभी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दी है और यहाँ पर नॉमिनी में भी डाल दिया। नॉमिनी में डालने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल डिटेल्स आपको एंटर करना होगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये लड़का जो है जिसका मैं आधार कार्ड यूज़ कर रहा हूँ ये आसाम का रहने वाला है। उसके बाद इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सोनितपुर, ऐसे कुछ नाम है, वो वहाँ का रहने वाला है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सोनितपुर। अब यहाँ पर आपको यहाँ इस कॉलम को छोड़ देना है, ये से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप रूरल क्षेत्र से बिलोंग करता है तो ये रूरल क्षेत्र आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ना करेंट एड्रेस और नीचे आओगे तो परमानेंट एड्रेस, दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ का एड्रेस या तो डालो या तो फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर डाल दो, दोनों ही आप इकट्ठे ही कर। सो एड्रेस हमने एंटर कर दिया। एड्रेस एंटर करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो आपका करंट लोकेशन है वहाँ पर आप कितने दिन से रह रहे हो, कितने साल से रह रहे हो। तो आप जितने साल से रह रहे हो वहाँ पर ये साल आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप 20 से 25 साल पहले रह रहे हो, 1 साल से 2 साल से, ये सभी चीज़ दी हुई है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो। परमानेंट एड्रेस में आपको आना है। परमानेंट एड्रेस में जहाँ के आप निवासी हो, जहाँ पर आपका आधार कार्ड पे जो भी आपका एड्रेस है वहाँ का वो चीज़ आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे आपका गांव, आप कहीं नौकरी कहीं और कर रहे हो, रहने वाले कहीं के और हो, तो आप यहाँ पर अपना जहाँ के रहने वाले हो वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये सभी चीज़ एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितना पढ़ाई किया है। उसके लिए आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है। तो यहाँ पर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पर जो भी आपने डिग्री ली है या फिर जो भी पढ़ाई आपने की है, इसके जैसे मिडिल है, आपको प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी है, बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नोट के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर बिलो प्राइमरी, मिडिल, और मिडिल में मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि जहाँ तक उसमें मुझे लग रहा है कि मिडिल तो करा ही होगा। मंथली इनकम स्लैब है यहाँ पर जो भी है आप यहाँ पर 10,000 से कम रखना, क्योंकि यही मतलब मान्य होता है, अच्छा होता है। मतलब इससे जल्दी गवर्नमेंट आपके अकाउंट में शायद हो सके जल्दी पैसे दे दे। अब ये तो पता नहीं कब तक देगी या नहीं देगी, ये तो मुझे नहीं पता, बट लेकिन हाँ इससे नीचे ही रखना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या काम करते हो। तो आप अपने काम से रिलेटेड आपको क्या NCO कोड की जरूरत होगी। NCO कोड क्या है, यहाँ पर आप क्लिक टू व्यू पे आप क्लिक करोगे तो एक कोड खुल जाएगी, PDF खुल जाएगी। ये PDF के अंदर में आपके रिलेटेड आप जो भी काम करते हो उसके सभी के कोड दिए हुए, लाइक जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, आपको सीरियल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आप एग्रीकल्चर से हो, ग्लास मेकर हो, कटर हो, ग्राइंडर हो, जो भी आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म और फिल्टर का काम करते हो, ये भी है। केमिकल से रिलेटेड आप प्रोडक्ट और प्लांट मशीनर ऑपरेट करते हो तो भी आप काम कर सकते हो। पेपर से मैंने बहुत सारा है। हाउस बिल्डर हो, मतलब घर जो बनाने वाले जो लेबर होते हैं वो उसमें काम करते हो। फर्नीचर से रिलेटेड ब्रेकरीज है, रूफर्स है, फ्लोर लायर और टाइल्स सेटर है जो टाइल्स की कटिंग करते हैं। प्लास्टर के काम जो दीवारों में प्लास्टर का काम करते हैं वो सभी। एयर कंडीशनर के काम में रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो, मशीन का काम करते हो तो उसमें भी है। तो यहाँ पर ये जो बंदा है ये एक मतलब कि हाउस बिल्डर में काम करता है। तो इसका जो 27 नंबर है ये आप देख सकते हैं कि 27 में क्या क्या आ रहा है। बिल्डर, ट्रेडिशनल, मटेरियल, ऑदर, बहुत सारे इसमें ऑप्शन मिल जा रहे हैं। तो ये जो है इस 27 में आ जाएगा क्योंकि एक लेबर क्लास में है। तो इसको हम सो गाइज हमने क्या किया कि यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में यहाँ पर प्लास्टरिंग का लिख दिया क्योंकि ये प्लास्टर का काम करता है।
उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन डाल दिया क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के अंदर में आता है, और सेक्टर नेम में प्लास्टर डाल दिया। वर्किंग एक्सपीरियंस 12 ईयर यानी 12 साल का यहाँ पर है इसका। और उसके बाद यहाँ पर जो इसका दूसरा ऑक्यूपेंसी है वो वहाँ पर 7123 कोड है। जैसे कि यहाँ पर 7123 कहाँ से आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लास्टर में है जो 7123 इसका कोड है, वो चीज़ हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में हम क्लिक करेंगे और ये फाइल जो है हमारी अपलोड हो जाएगी। सो जैसे ही आप वहाँ पर सबमिट करते हैं देन यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट अपना ऐड करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद दोबारा से अपना कंफर्म नंबर यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट होल्डर नाम किसका अकाउंट है, उसके बाद अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर एंटर करना है, बैंक का नाम यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर ब्रांच नेम, किस जगह है, किस शहर के अंदर में आता है, वो ब्रांच का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अब अकाउंट नंबर ऐड करने के बाद ही जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहायता प्रदान की जाएगी वो सीधे सीधे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं। सो हमने जो ये बैंक अकाउंट था यहाँ पर एंटर कर लिया। बैंक अकाउंट एंटर करने के बाद आपको सही बैंक अकाउंट एंटर करना है। IFSC कोड अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर सर्च के आइकन पे क्लिक करके आप अपने बैंक का नाम और उसके बैंक डिटेल्स जो भी डालेंगे, उसके बाद आपका IFSC कोड फाइंड करके ये सामने दे देगा, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर में आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने जो भी एंट्री की है इसके अंदर में फॉर्म के फिलअप करने में, वो सभी चीज़ आपको दिखाई जाएगी कि इसमें कोई गलत तो नहीं है। तो आप एक बार चेक करेंगे। चेक करने के बाद नीचे आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। सो फाइनल जैसे ही हमने वहाँ पर सबमिट पे क्लिक किया तो ये जो कार्ड है ये हमारे सामने आ जाता है कि ये कार्ड नंबर है और इनका ये नाम है। ये कार्ड आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अब डाउनलोड UN कार्ड के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो जाएगा। आप अपने घर के पास में किसी भी प्रिंट ऑफिस में जाके यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। जब से ये कार्ड लॉन्च हुआ है तब से 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर ली है। कि वीडियो में भी मैंने आप सबसे आगे ही बताया था कि आपको 3 से 4 करोड़ के लोग अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। क्या है, अब कितने लोग हैं कि बैठे हुए हैं कि मेरे पैसे आएंगे अकाउंट में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत ही कम लोगों के मतलब चुन के वेरिफिकेशन होने के बावजूद ही जो भी पेमेंट हो रही है वो उनके अकाउंट में दिया जा रहा है। जैसे कि सरकार ने अपने गाइडलाइंस में ये कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जैसे कि मान लीजिए किसान हो या फिर लेबर हो या फिर कोई रिक्शा चालक हो या फिर कोई फूड बेचता हो, खाना बेचता हो, रोड पे रेडी लगा के अपना बेचता हो, तो वो अपना अप्लाई करेंगे तो उनका ही वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और उन्हें ही पेमेंट मिलेगी, क्योंकि उनकी जो अकाउंट रहती है वो गवर्नमेंट का अभी आधार कार्ड से बैंक जो लिंक किया गया है उसका क्या कारण है कि सरकार के पास डेटा कंप्लीट सबका जमा हो जाए। दूसरी कारण ये भी है, गवर्नमेंट का एक फायदा यहाँ पर ये भी हो जाता है कि गवर्नमेंट को एक डाटा मिल जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई भी आधार कार्ड अभी भी आप जाओगे चेक करने के लिए तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता। इसके साथ साथ उन डाटा को सेव किया जाएगा जो गली में रेडी चलाते हैं या फिर रिक्शा चलाते हैं या फिर कोई आपके घर के सामने स्टॉल लगा के बेचता है। ये सभी डाटा सरकार के पास अपलोड हो जाएगी और भविष्य में कभी भी सरकार की तरफ से आने वाली कोई भी सहायता सीधे उनके अकाउंट में जाएगी। इसमें किसी भी मीडिएटर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो इससे उन लोगों को फायदा होगा कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है सक्सेसफुल, तो उनको अकाउंट में जो भी सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी वो उनके अकाउंट में जाएगा। तो सीधी सी बात है कि ई श्रम कार्ड अगर आपके जेब में रहेगा तो आपके पास जो भी सरकार की तरफ से आने वाली सहायता होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आता है या नहीं आता है ये तो बात की मुद्दे है, लेकिन जो सालाना जो आपके अकाउंट से कटने वाला है, बिल्कुल जो पैसे आपके अकाउंट से कटेंगे वो 12 रुपए प्रति वर्ष, मतलब साल में एक बार 12 रुपए आपके अकाउंट से कटेंगे, वो भी आपके इंश्योरेंस के। अब ये जो 12 रुपए कट रहे हैं उसका एक ही कारण है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजना चली है, जो सुरक्षा योजना, उसके तहत ये 12 रुपए काटा जाएगा और 2 लाख रुपए तक का आपका सुरक्षा बीमा किया जाएगा।